अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा सा नावल लेकर आई हूँ। उसका नाम है दानी आंचल। उसकी राइटर है ज़रिश नूर। बहुत अच्छा लिखती हैं। तो अब इस नावल को शुरू करते हैं। हर तरफ सन्नाटों का राज था। रात के तरीके में दो होले तेज तेज कदम उठाते आगे बढ़ रहे थे। रात की तरीके में वो दोनों रात का ही हिस्सा लग रहे थे। भाभी जल्दी चलें, अगर सैफी भैया आ गए तो हमारी खैर नहीं है। मशाल, मुझे बहुत डर लग रहा है, आओ लौट चलें। भाभी, अब तो सिर्फ 2 मिनट की दूरी है, अब हम ऐसे ही वापस नहीं जाएंगे। मशाल, अगर इसने हमारी बात ना मानी तो हम क्या करेंगे? ब्लैक अबाई में दोनों की तरफ आंखें नजर आ रही ब्लैक अबाई में दोनों की सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। दोनों इस वक्त डर, खौफ और बेयकीनी जैसी सूरत हाल से दो चार थी। न जाने जिसके पास मदद के लिए जा रहे हैं वो इनकी मदद करेगा भी कि नहीं। आखिर वो भी तो सैफी का सबसे अच्छा दोस्त और इसका चौधरी साहब था, जिस पर सैफी आंख बंद करके यकीन करता था। क्या वो आज इन दोनों की वजह से सैफी से झूठ बोलेगा? अब दोनों के कदम सुस्त पड़ गए थे। सामने ही चौधरी अजलान का डेरा था। जिस वक्त सारा गांव अंधेरे में डूबा सो रहा था, इस वक्त इस डेरे पर दिन सा समा था। मशारत एतमाद से चल रही थी, जबकि इसके पीछे चलती रीबा को अपने पैरों से जान निकलती महसूस हो रही थी। डेरे के पास पहुंचकर सामने खड़े गार्ड्स को मशाल ने अजलान चौधरी से मिलने को कहा तो इन दोनों ने सर से पैर तक इन दोनों को देखा। क्यों मिलना है? कुछ काम है? इनमें से एक गार्ड अंदर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आया और इन दोनों के लिए गेट वाक कर दिया। अंदर एक और आदमी खड़ा था। इसने इन दोनों को सामने मौजूद कमरों में से एक कमरे में जाने को कहा। वो कमरे में दाखिल हुई तो जलान चौधरी टांग पर टांग जमाए बैठा था। वो अपने पीछे खड़े अपने खास आदमी पाशा को मोबाइल पर कुछ दिखा रहा था। इन दोनों के अंदर दाखिल होने पर इसने बगैर देखे इन दोनों को हाथ के इशारे से सामने पड़ी चारपाई पर बैठने को कहा। मशाल और रिबाज पहली बार जनान चौधरी को देख रही थी, जो ब्लैक कमीज शलवार में मलबूस गले में ग्रे चादर डाले बेनियाज सा बैठा था। बोलें, क्या मसला है जो इस वक्त आप लोगों को यहाँ ना पड़ा? मशाल ने अरीबा को बोलने का इशारा किया। अरीबा ने कामती आवाज़ में बोलना शुरू किया। मैं सैफ मंसूर की मनकूहा हूँ। कल आपने जिस शख्स को हमारे घर के करीब से पकड़ कर लाए हैं, जिसके बारे में सैफ ने बताया कि वो किसी लड़की के पीछे साथ वाले गांव से आया है, वो लड़की मैं हूँ। मेरा ऐसे शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुझे और मेरी माँ को वहाँ तंग करता था, इसलिए हम लोग वो गांव छोड़कर यहाँ चले आए हैं। लेकिन मैं जानती हूँ इस बात का सैफ को ना पता चले। क्यों? इसके क्यों के जवाब में अरीबा खामोश हो गई। क्योंकि इस शख्स के पास मेरी किसी शादी में खींची गई तस्वीरें हैं, और अगर इसने सैफ को वो दिखाती तो वो मुझे छोड़ देगा। अब वो कुछ भी ना बोला। जब इनके दरमियान खामोशी के सिलसिले ने तवील पकड़ा तो मशाल बोली, चलो भाभी चलें। इसने गुस्से भरी नज़र अजलान चौधरी पर डाली। वो समझ गई कि वो इनकी मदद नहीं करेगा। इसकी आवाज़ पर अजलान चौधरी ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा, जो दूसरी लड़की का हाथ पकड़े से चलने के लिए बोल रही थी। अजलान चौधरी ने अपनी बड़ी बड़ी बुरी आंखें इस लड़की पर जमा दी। पाशा, इन लोगों को इनके घर तक छोड़कर आओ। मशाल गुस्से में अरीबा को खींचती हुई वहां से ले गई। वापसी का सफ़र पाशा की मौजूदगी की वजह से खामोशी में कटा। घर का ताला खुला खोलकर वो अंदर दाखिल हुई तो अरीबा चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मशाल अबाया उतार कर इसके बराबर बैठ गई। भाभी, आप परेशान ना हो, मैं भाई को समझा लूंगी। अरीबा ने नफ़े में सर हिलाया। वो मेरा यकीन नहीं करेगा। आप ऐसे ही वहमी हो रही हैं, कुछ नहीं होगा। तुम पहले मुझे ना ये आप जनाब कहना छोड़ो। ना जीना, मैंने तो आज के बाद भाभी ही कहना है। मुझे सैफी भैया की तरफ से सख्त किस्म के ऑर्डर हुए हैं, क्योंकि चूँकि आप मोहतरमा मुझसे उम्र में पूरी 3 साल बड़ी हैं, इसलिए मुझे आपको अदब से बोलना चाहिए। तभी अंदर से सकीना आंटी की खांसने की आवाज़ आई तो मशाल रोती अरीबा पर एक नज़र डालकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। गिलास में पानी डालकर इन्हें सहारा देकर गिलास इनके लबों से लगा दिया। हलक में पानी जाते ही इनका खांसी का दौरा ख़त्म हो गया। उन्होंने एक तशक्कुर भरी नज़र मशाल पर डाली और आंखें मूंद ली। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मशाल बाहर आई तो रीबा दरवाज़ा खोले खड़ी थी, जबकि सामने सैफ मंसूर खड़ा था। मशाल को भेजो। इसकी बात सुनकर मशाल पहले ही बाहर आ गई और रीबा को गले लगाकर बाहर आकर सैफ की गाड़ी में बैठ गई, जबकि इसके पीछे आता सैफ वापस पलटकर दरवाजे तक गया, जहां रीबा खड़ी इन्हें जाता देख रही थी। सुनो। सैफ की आवाज़ पर रीबा ने सवाली नज़रों से इसकी तरफ देखा। तुम रोती रही हो? इसकी बात पर से नज़रें चुरा ली। नहीं, मैं तो नहीं रोई, वो अटक अटक कर बोली। इसकी बात पर गर्दन इस बात में हिलाता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया। इस पर एक आलवदी नज़र डाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पाशा जी, छोटे चौधरी, ये दूसरी लड़की सैफ की बहन थी। जी चौधरी जी। पाशा
अदब मुअद्दब बना खड़ा था। नाम क्या है? मशाल। आज के बाद ये नाम किसी की ज़बान पे नहीं आना चाहिए। पाशा बात समझता हुआ इस बात में सरहला गया। सामिया चौधरी शहर से एमएससी की करके लौटी थी। वो अजलान चौधरी की बचपन की मांग है। शुजा चौधरी और ज़ारा की इकलौती लाडली बेटी, नाजो नम से पली बड़ी, इंतहा की खूबसूरत मुंह फट, लेकिन अजलान चौधरी के लिए इसकी मोहब्बत किसी से टकी छुपी नहीं थी। इसीलिए फैसला हुआ था कि इस बार वो घर लौटेगी तो धूमधाम से इनकी शादी कर दी जाएगी। वो जब भी हवेली आती थी, हर तरफ रौनक हो जाती थी। अजलान चौधरी की दादी सुरैया बेगम बहुत ही खुदपसंद औरत थी। गांव के लोगों की औकात इसकी नज़र में दो कौड़ी की भी नहीं थी। जब दिल चाहे किसी भी घर की औरत को बुलाए, अपने घर के काम करवा लो और साथ में हाथ पे कुछ रखते हुए 100 बातें भी सुनाना अपने मुलाजमों को, तो वो मुंह ही नहीं लगाती थी। सामिया चौधरी और अजलान चौधरी में भी अपनी दादी का सामिया चौधरी और अजलान चौधरी में भी अपनी दादी का अक्स नजर आता था। इस वक्त सब लोग अजलान की दादी, जिन्हें बीजान कहकर पुकारते थे, सब लोग इनके कमरे में मौजूद थे। अजलान चौधरी भी मामूल की तरह अम्मा बी के कमरे में आया, लेकिन पहले ही मोड़ पर सामिया से टकरा गया, जो इसे देखकर शर्मा गई, घबराई सी खड़ी थी। अजलान चौधरी सलाम करके बीजान की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ हमेशा की तरह इसके रूड रवैये पर सामिया का पारा हाई हो चुका था और वो वहाँ से वॉकआउट कर चुकी थी। अजलान चौधरी में बिगड़े हुए रईसजादों वाली तमाम बातें मौजूद थी। अजलान चौधरी चौधरी हाकिम अली का लाडला पोता है, इनके लाडले बेटे सिकंदर चौधरी का बेटा। सिकंदर चौधरी शुजा सिकंदर चौधरी और शुजा चौधरी और अजलान चौधरी इस वक्त हाकिम अली चौधरी के कमरे में मौजूद थे। बाबा, आपने अजलान को बहुत छूट दे रखी है। आप जानते हैं, कल इसने मेरे दोस्त के बेटे को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है। आज इसकी पास कॉल आई थी, वो बहुत नाराज़ है। हाकिम अली ने अजलान की तरफ देखा। अजलान बेटा बोलो, बाप को जवाब दो, क्यों किया आपने ऐसा? दादाजी, इसने हमारे गांव की लड़की के साथ बदतमीजी की थी। सिकंदर, सुन लिया है? अपने दोस्त को बताना, आज के बाद अगर इसके बेटे ने ऐसी कोई हरकत की तो वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। बाबा, आप बेजा इसकी हमायत कर रहे हैं। हाकिम अली ने एक नज़र अजलान पर डाली। तुम दोनों तो पता नहीं किस पर चले गए हो, लेकिन मेरा पोता मेरा गरूर है। और हाँ, मैंने फैसला किया है कि इस बार सामिया और अजलान की बाकायदा मंगनी कर लेती हैं और फिर इलेक्शन के बाद भी शादी हो जाएगी। इनकी इस बात पर सिकंदर शुजा खुश हो गए, जबकि अजलान कुछ भी कहे बगैर वहां से उठकर चल दिया। सामिया चौधरी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसका ख्याल था कि जब भी कोई ऐसी बात होगी अजलान मना कर देगा, लेकिन इसका चुपचाप मान जाना इसके लिए बहुत ही खुशकुन था। मशाल गांव की पनगट्टी पर पहुंची तो सामने ही चौधरी अजलान खड़ा था, जबकि इसके आदमी पाशा ने एक लड़के जो उसे जोदोकोप किया हुआ था। मशाल एक दरख्त की ओट में हो गई। चौधरी अजलान गाड़ी के साथ टेक लगाए सिगरेट फूंक रहा था। वो वहां ऐसे खड़ा था जैसे इसके सामने हो रहे मंजर से वो कतन बेखबर है। मशाल ने अब इससे नजरें हटाए पाशा की कार्रवाई मुलाजा करने लगी। पाशा ने इस लड़के की गर्दन पर चाकू रखा तो मशाल दोनों आंखें मीच गईं। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली तो सामने कुछ भी नहीं था। अजलान चौधरी की गाड़ी के सिवा मशाल ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर न आया। वो जाने के लिए मुड़ी तो किसी से टकराते टकराते बची। इस शख्स के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो जर्द पड़ गई। वो मुंह में सिगरेट दबाए, हाथों में पिस्टल थामे से चेक कर रहा था। मशाल के देखने पर इसने आंखें उठाकर इसे देखा। क्या कर रही हो यहाँ तुम? कुछ नहीं। इसने एक तेज नज़र मशाल के चेहरे पर डाली। तो फिर निकलो अपने घर की तरफ, और आज के बाद इस रास्ते से नहीं जाना। वो इसे तनबी लहजे में वार्निंग दे रहा था। मशाल ने अपनी चादर ठीक की और घर की तरफ भागने के अंदाज में चलने लगी। पीछे खड़े अजलान चौधरी के चेहरे पर इसकी घबराहट देखकर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। पाशा, जी चौधरी साहब, अजलान चौधरी को ये लड़की चाहिए, बस एक रात के लिए। हुक्म की तकमील हो गई चौधरी जी। अजलान हाथ में से आधा जला सिगरेट फेंकता हुआ वहां से चल दिया। सैफ आज फिर घर नहीं आया था। मशाल कब से इसके इंतजार में चक्कर काट रही थी। वो जब भी कहीं जाता था इसे बताकर जाता था ताकि वो घर में अकेली ना रहे। अब रात के 9 बजने वाले थे, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं था। वो अपनी सोचों में बैठी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मशाल ने सैफी का सोचकर दरवाज़ा वाक कर दिया, लेकिन सामने पाशा खड़ा था। मशाल दरवाजे की ओट में हो गई। तुम आओ मेरे साथ चलो, सैफी को गोली लगी है, इसने तुम्हें बुलाया है।
मशाल का तो भाई का सुनकर हवास ही काबू में ना रहे, वो आंसू बहाती जल्दी से अंदर से चादर लेकर दरवाजे को ताला लगाकर बाहर निकल आई। पाशा के साथ गाड़ी में बैठने के थोड़ी देर बाद इससे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। इसने ड्राइविंग सीट पर देखा तो पाशा की जगह वहाँ कोई और था, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझती इसका दिमाग अंधेरे में डूब चुका था। इसको जिस वक्त होश आया, इसने खुद को नरम गरम बिस्तर में पाया। वो तेजी से उठी और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो लॉक था। काफी देर दरवाजा पीटने पर भी जब बाहर से कोई आवाज न आई तो मशाल वहीं बैठ गई और घुटनों पर सर देकर बेआवाज रोने लगी। इसे रह रहकर सैफ का ख्याल आ रहा था, ना जाने वो कहाँ था। तभी दरवाजा खोला और अजनान चौधरी चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखकर मशाल का फशारे खून बढ़ा और वो चील की तरह इस पर झपटी। इसके मुंह पर नाखूनों से वार करने के बाद इसने इसका गिरबान पकड़ लिया, लेकिन अब वो संभल चुका था। इसने इसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में मजबूत गिरफ्त में लिया और इसे दरवाजे के साथ पिन कर दिया। गुस्से से मशाल का चेहरा लाल पड़ गया। इसने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ इसकी गिरफ्त से आजाद करवाए और इसके सीने पर हाथ रखकर इसे जोरदार धिक्का दिया, लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। इसने एक गहरी नजर मशाल पर डाली। मशाल का दिल किया इसकी आंखें नोच ले। मशाल ने इसे थोड़ा सा पीछे हटते देखकर वो इसकी साइड से निकली और इससे पहले अजरान को समझता इसने बेड के साइड पर टेबल से एक भारी वाज उठाया और खींचकर सामने मौजूद शीशे पर मारा, जिससे शीशे कहीं कहीं टुकड़ों में तकसीम हो गया। वाज हाथ से फेंककर इसने शीशे का एक टुकड़ा उठा लिया। अगर मेरी तरफ एक और कदम बढ़ाया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। इस दौरान मशाल की चादर कहीं गिर गई, इसके सुनहरी बाल बिखर गए, इसका सरापा नुमाया हो गया, जो जलान चौधरी के जज्बात को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन इसने गौर किया कि इसके आंसू के गालों पर लड़ी की तरह गिर रहे थे। अजलान चौधरी ने आगे बढ़कर चादर उठाई और दूर से ही इसकी तरफ उछाली। मशालें जल्दी से चादर लेकर अपने गिर लपेट ली, लेकिन इस दौरान इसका ध्यान बटा और अजलान चौधरी इसके सर पर पहुंच चुका था। इसने इसका शीशे वाला हाथ पकड़ लिया और एक झटका दिया और शीशा दूर जा गिरा। इसने मशाल के बालों को एक जोरदार झटका दिया, जिससे मशाल की दबी दबी सी चीख निकली। मशाल ने इससे अपना आप छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सब बेसुध रहा। इस दौरान मशाल के गले में पड़ा हार शेप वाला लॉकेट खुला और इसमें से सैफ की तस्वीर अजलान की नज़रों के आगे लहराई तो उसने धिक्का देकर मशाल को बेड पर फेंका। इससे पहले मशाल को समझती वो बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जल्दी से बाहर आओ ताकि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। पीछे मशाल हैरत का बुत बने से देखने लगी। अजलान शाह ने रोती धोती मशाल को झुंझला कर देखा। अब क्या मसला है? छोड़ तो रहा हूँ तुम्हें तुम्हारे घर। मशाल ने एक नज़र इस कठोर शख्स पर डाली। इसकी इस शख्स से नफरत में और इजाफा हुआ, जबकि अजलान शाह अपनी बदलती हालत पर खुद ही झंझलाया हुआ था। ऐसे लग रहा था कि लड़की इसके हवासों पर छा रही है। इसने ड्राइविंग करते हुए एक नज़र इस पर डाली। ब्लैक चादर में इसकी दूधिया रंगत कुछ और ही नुमाया हो रही थी। अजलान शाह ने अपनी नज़रें फेर ली। मुबादा से छोड़ने का फैसला वो बदल ना दे। इसे घर के दरवाजे पर उतार कर जन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। इससे अपने आप से वहशत हो रही थी। उसने बहुत सी लड़कियों के साथ रातें गुजारी थी, लेकिन इनकी मर्जी से। इसे लगा था वो इसे भी मना लेगा, लेकिन ये लड़की तो जंगली बिल्ली थी। इसने इसे नोचना शुरू कर दिया। काफ़ी देर गाड़ी को ऐसे ही दौड़ाते एक जगह पर इसने गाड़ी रोकी और सिगरेट लगाकर मिरर में अपने मुंह और गले पर मौजूद मशाल के नाखूनों के निशान देखने लगा। जंगली बिल्ली, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। इसका दिलकश सरापा इसकी आंखों में लहराया तो खुद ब खुद इसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो ताला खोल कर अंदर दाखिल हुई तो खुद को घसीटती हुई कमरे तक लेकर गई और बेड पर गिर गई। वो बेआवाज रोने लगी। ना जाने किसकी दुआओं से वो आज बच गई थी। वो जल्दी से उठी और वुजू करके जहनमाज पर खड़ी होगी। इसका रूम रूम खुदा का शुक्र बजा ला रहा था, जिसने इस शैतान के दिल में इसके लिए रहम डाला और वो बाइज्जत वापस अपने घर लौट आई। रात के पिछले पहर सैफ घर आया। मशाल ने नींद का बहाना करके दरवाज़ा खोलकर वापस लेट गई। सुबह वो बुखार में फंक रही थी। सैफ को अजलान के किसी काम से शहर जाना था। इसने अजलान को कॉल करके बताया कि मशाल बीमार है, इसलिए वो नहीं जा सकेगा। अगले 10 मिनट में वो सैफ के घर के बाहर था। मशाल को कोई होश नहीं था कि वो किसके साथ हॉस्पिटल आई, जबकि अजलान चौधरी की आंखें किसी मकनातीस की तरह इसके सरापे पर चिमट गई थी। वो सुस्ती सी बिस्तर पर पड़ी थी। सूरज सवा नेज़े पर पहुंच चुका था। सूरज की किरणें छमछम अंदर आ रही थी। दरवाज़ा खुला होने की वजह से सहन का मंजर वाज़ह था, जहाँ बड़ी इकलौती चारपाई पर सैफ बैठा अखबार की ओर गर्दानी कर रहा था। साथ साथ एक आधे खुले दरवाजे पर डाल देता, जहाँ से नजर आ रही चारपाई पर मशाल सो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो पाँव में चप्पल रेसते इसके सर पर पहुंचा। पेशानी पर हाथ लगाकर बुखार चेक किया। मशाल ने इसे देखकर आंखें मूंद ली। मुबादा वो इसकी आंखों में से कोई और कहानी ना पढ़ ले।
मशाल बेटा उठ जाओ अब। मशाल ने झट से आंखें खोली और जल्दी से उठ गई। आपने नाश्ता किया है? नहीं, मैं बाहर से लेकर आया हूँ, लेकिन तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। चलें फिर नाश्ता करते हैं। वो दोनों छोटे से बने किचन में आ गई जहाँ इनकी ज़रूरत की हर चीज़ थी। मशाल ने नाश्ता लगाया तो सैफ बहुत रग़बत से खाना खाने लगा, जबकि मशाल बस इसका साथ दे रही थी। मशाल, तुम और रीबा आज बड़ी हवेली चली जाना, बीजा ने बुलाया है तुम लोगों को। अजलान की सामिया से मंगनी हो रही है ना, तो काम भी ज़्यादा है। वैसे तो मैं तुम लोगों को कभी ना भेजता, लेकिन चूंकि मेरे यार की मंगनी है इसलिए चली जाना। मशाल के चेहरे पर नापसंदगी देखकर इसने तफसील से बताया। मशाल और रीबा गुलबानों के साथ किचन में खाना बना रही थी। आज हवेली में खूब चहल पहल थी। मशाल मुतमिन थी कि किचन में कोई मर्द नहीं आता। तभी ज़ारा बेगम वहाँ चली आई। मशाल को हुक्म मिला कि वो सामिया के लिए कॉफ़ी लेकर इसके कमरे में दे आए। मशाल सोच में पड़ गई कि क्या करे, फिर चादर से अच्छी तरह चेहरा छुपाकर किचन से निकल आई और सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर पहला कमरा सामिया का था। मशाल दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो वो अपनी किसी दोस्त से महवे गुफ्तगू थी। इसे कॉफ़ी देते हुए सामिया का हाथ कप को लगा, जिससे कॉफ़ी छलक कर इसके कपड़ों पर गिर गई। जाहिल लड़की, ये क्या कर दिया है? मेरा नया ड्रेस ख़राब कर दिया है। वो गज़बनाक होकर मशाल की तरफ बढ़ी और एक थप्पड़ इसके गाल पर जड़ दिया। मशाल गाल पर हाथ रखते सकते में रह गई, जबकि सामिया वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मशाल आंसू पीती तेजी से निकली और सामने से आते अजलान चौधरी के सीने से टकरा गई। इसी दौरान इसकी चादर इसके चेहरे से खिसक गई। मशाल ने सर उठाकर सामने वाले को देखा तो उसे लगा कि आज इसे कोई नहीं बचा सकता। वो पूरी जान से कांप रही थी, जबकि अजलान चौधरी सीने पर हाथ रखे पुरशौक नजरें इसके ढके छुपे सरापे पर मरकूज थी। मशाल ने बेजान कदमों से इससे पास गुजर कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन गुजरते गुजरते भी इन दोनों का कंधा टकरा गया। वो खुद को घसीटती हुई किचन में लाई और सामने पड़ी कुर्सी पर किसी बेजान शय की तरह टिक गई, जबकि अजलान चौधरी अपनी जगह पर मंशबंद हो गया। वो इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। आंखें बंद किए बार बार एक ही मंजर इसके सामने आ रहा था। वो अभी भी अपने सीने पर इसे महसूस कर रहा था। रेलिंग के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे वो खड़ा रहा। कुछ याद आने पर इसने झट से आंखें खोली। वो अपने जज्बों की शिद्दत से खुद ही डर गया। इसने सर झटका, तेजी से सीढ़ियां उतरता गया। अरीबा की नज़र कुर्सी पर बैठी मशाल पर पड़ी तो वो तेजी से इसके करीब आई। मिशी, क्या हुआ है? कुछ नहीं, इसने नजरें चुराई। अरीबा ने गिलास में पानी डाल के इसकी तरफ बढ़ाया। ये पी लो, तुम अभी बीमारी से उठी हो। इस वक्त बाहर से अजलान के बोलने की आवाज़ आई और मशाल की सांस सीने में अटकने लगी। अम्मा भी अजलान के चेहरे पर मौजूद निशानों को देखकर इसकी बाबत पूछ रही थी। तभी मशाल को इसकी आवाज़ सुनाई दी। कुछ नहीं अम्मा, भी एक जंगली बिल्ली ने पंजे मारे हैं। इसकी बात पर वहाँ मौजूद सब लोग खिलखिलाकर हंस दी, जबकि इसकी बात को समझती मशाल के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। तभी वो किचन में दाखिल हुआ और ऐन मशाल की चेयर के पीछे आ खड़ा हो गया। इसके मुखातिब गुलबानो थी, जबकि नज़रें मशाल के सरापे में उलझी हुई थी। गुलबानो, एक कप कॉफ़ी बना दो, स्ट्रॉन्ग सी, ये कहकर वो चल दिए, जबकि मशाल ने एक गहरी सांस खारिज की। रात अपने पर फैलाए हर चीज़ को तारीख में ले चुकी थी। बड़ी हवेली में खामोशी का राज था। आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी, लेकिन एक वो था जिसका चैन, सुकून, नींद, सब कुछ इससे रूठ गया था। पिछले 2 घंटे से वो सिगड़ पे सिगड़ फूंक रहा था। कल इसकी सामिया चौधरी से मंगनी थी, जबकि इसने अपनी ज़िंदगी में तो एक रोग पाल लिया था। आंखें बंद करता था तो सामने बस डरी सहमी सी 2 आंखें आ जाती थीं। इसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे, जैसे वो सालों का बीमार हो। जब से वो इस हवेली से होके गई थी, इस दिन से अजलान चौधरी की रातें ऐसे ही जागते हुए गुजर रही थीं। जो ही आंखें बंद करता सामने काली चादर से झांकती 2 नम आंखें छम से इसके तस्वर में आ जाती और फिर इसके दिल में एक दर्द सा जाग उठता। वो कहीं दिन से डेरे पर नहीं गया था। वो इस दिन को कोस रहा था जिस दिन इसने पाशा को इस लड़की को लाने के लिए कहा था। आज पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अजलान चौधरी की मंगनी के साथ साथ इसकी बात का भी ऐलान किया गया था कि इस बार वो इलेक्शन भी लड़ेगा। सैफ ने आज काफ़ी दिनों के बाद अजलान को देखा तो हैरान रह गया। यार, तुझे क्या हो गया है? मुझे क्या होगा? इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ये आंखों के गिर्द हल्के ये रफ फुलिया, कुछ तो हुआ है क्या? अरे यार, तुझे वैसे ही वहम हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। चलो, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। इलेक्शन की तैयारियां पूरे ज़ोरों शोर से चल रही थी। हर तरफ बैनर्स और पार्टी झंडे लहरा रहे थे। अजलान चौधरी सब कुछ भुलाकर इलेक्शन कैंपेन में झट गया। घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहा था। लोगों की हर तरह की मदद की यकीन दहानी करवाई जा रही थी। मुकाबले उम्मीदवार भी बहुत मजबूत था। अजलान के मुकाबले में इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। वो एक मंजा हुआ सियासतदान था।
दोनों ही एक दूसरे पर बर्तरी ले जाने के चक्कर में बढ़ चढ़कर दावे और वादे कर रहे थे। मशाल अपनी ही दुनिया में मस्त थी। वो अब स्कूल जाते हुए बहुत एहतियात से जाती थी। इसे जिद करके सैफ को मजबूर किया था कि अब शाम के वक्त वो इसे लेने खुद आया करे। वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी जो कि एक एनजीओ चला रही थी। इसके अलावा इस एनजीओ के ज़रिए से गांव में एक डिस्पेंसरी भी मौजूद थी जो लोगों की को सेहत की सहूलत फराहम करती थी। आज इलेक्शन को सिर्फ 2 दिन रह गए थे, इसलिए इसलिए इन्हें स्कूल में छुट्टियां दे दी गई थी। वो काफ़ी देर सैफ का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया तो अल्लाह का नाम लेकर अकेली ही चल पड़ी। आज तो जगह जगह लोग खड़े थे, कोई किसी उम्मीदवार के बैनर्स लगा रहा था और कोई किसी के। सब अपनी अपनी पसंदीदा उम्मीदवार की हमायत में मैदान में कूद पड़े थे और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि इनका उम्मीदवार ही अहल है। वो अपने घर से थोड़ा दूर थी जब इसके पास एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। मशाल डर कर पीछे हो गई। तभी ड्राइविंग सीट वाली साइड का दरवाज़ा खोला तो सामने ग्रे कुर्ता शलवार में मलबूस, आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए अजलान चौधरी नीचे उतरा। ग्लासेस उतार कर हाथों में लेते हुए अपनी गहरी बुरी आंखें इसके वजूद पर जमा दी। मशाल ने अपने आसपास देखा, लेकिन इस वक्त तो वहां पर कोई भी नहीं था। इसे अजीब खौफ महसूस हुआ। अजलान चौधरी ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो उल्टे कदमों चलने लगी। इसके डर और घबराहट पर इसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। इसने बड़ी अदा से एक तरफ अपना सर झटका। तो मिस मशाल मंसूर, क्या आपका वोट मुझे मिलेगा? मशाल ने नफ़ी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, जीत तो मेरी ही होगी, लेकिन ये जो दिल है ना, ये हम हमक हमक कर बस आपकी तरफ दौड़ता है। मशाल ने हैरान और परेशान नज़रों से उसे देखा। खैर, अभी चलता हूँ, लेकिन हाँ, वादा रहा, जीत कर पहली मुलाकात आपसे ही होगी। ये कहकर वो गाड़ी में बैठा और जन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। इलेक्शन वाले दिन सारा दिन मशाल घर में ही बंद रही। सैफ के पूछने पर इसने बताया कि वो रीबा के साथ जाकर वोट देकर आई है। आज वो रीबा के घर आई हुई थी, क्योंकि ये तो तय था कि सैफ भाई ने आज घर नहीं आना। वो हर नमाज के साथ दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे अजनान चौधरी तुम्हें शिकस्त हो, लेकिन सारी दुआएं कहाँ कबूल होती हैं। रात को 9 बजे ही गांव में जश्न शुरू हो गया था। अजनान चौधरी की जीत का जश्न। अजनान चौधरी की जीत के बाद पूरे गांव में मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी। और एक तुम हो जो मुंह लटकाए बैठी हो। जी हाँ, क्योंकि मैंने इस गुंडे अजनान चौधरी को वोट नहीं दिया है। खामोश, बिल्कुल चुप। जानती है ये बात तुम्हारे सैफी भाई के कानों में पड़ गई तो तुम्हारी खैर नहीं है। जी जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि इन्हें आज घर आने की फुर्सत कहाँ से मिलेगी। आज इनके चौधरी अजनान साहब इलेक्शन जो जीत गए हैं। वैसे इतना अच्छा तो है वो, तुम्हें इससे क्या मसला है? कोई एक हो तो बताओ। पहली बात, हमारे भाई को इसने अपने जैसा गुंडा बना दिया और न जाने कैसी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है कि वो इसके कामों में घर को बुलाए। कहीं कहीं कई कई दिन घर नहीं आते। और सबसे जो बुरी चीज़ है इसमें वो है इसका सामिया चौधरी का मंगेतर होना। और तीसरी वजह मैं बता नहीं सकती। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी। अरे झलिया, तुझे इससे कैसा बैर है? वो तो बहुत भला है, बस थोड़ा गुस्सा की तेज़ है। अब की बार जवाब अरीबा की वालदा की तरफ से आया था, जो कि बहुत साल हवेली वालों के काम करती रही थी। मशाल मंसूर ने बहस करना ला हाजिर समझा और उठकर छत पर आ गई, जहाँ से सारे गांव में हो रही आतिशबाजी से आज गांव रोशनी में नहाया हुआ था। तभी इससे फिर से वो चौधरी आंखों के सामने आ गए, जो इसे नहर के किनारे सैफी भाई के साथ मिला था। ब्लू कलर की कमीज शलवार में, घोड़े पर सवार, कंधे पर बंदूक टकाए जंगल में शिकार के लिए जा रहा था। इसके पास से जाते हुए घोड़े की स्पीड आस्था की और सैफी भैया के सामने हुक्म से बोला, आज के बाद यहाँ नजर ना हो। इस तरफ दूसरे गांव की हदूद है, खबरदार जो आज के बाद इधर नजर आई तो। इस वक्त सोचकर भी मशाल ने मुठियां भींच ली। तभी इस अपने पीछे किसी की परछाई नजर आई। इससे पहले कि वह शोर मचाती या कुछ करती, किसी ने इसके मुंह पर हाथ रख लिया। इस शख्स का चेहरा देखकर मशाल को इसके 2 दिन पहले किए गए अल्फाज याद आए। वो इसके मुंह पर हाथ रखे गहरी नजरों से नजरें इस पर टकाए हंस दिया। कहा था ना, सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा। जानना चाहोगी क्यों सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ? मशाल ने नफ़ी में सर लाया। वो इसके मुंह पर हाथ उठाते हुए सर झुकाकर बोला, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मशाल ने मुंह फेर लिया। अगर माफ़ नहीं करूँगी तो मैं रोज़ ऐसे ही अगर माफ़ नहीं करोगी तो मैं रोज़ ऐसे ही आता रहूँगा और तुमसे माफ़ी मांगता रहूँगा। इसकी बात पर मशाल को झटका लगा। इसने अफसोस से इसके झुके सर को देखा। मेरे माफ़ करने से क्या होगा? मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अच्छा, आप जैसे बड़े लोगों के दिल कब से हम जैसे छोटे लोगों की बातों पर बेसुकून होने लगे? बस जब से आपको देखा है तब से ही जवाब आया था। मिशाल ने दूर होती रोशनी को देखा, जहाँ इस शख्स की खुशी में सारा गांव रोशन था और ये एक शख्स था जो रात के अंधेरे में इसके सामने खड़ा माफ़ी मांग रहा था।
अल्लाह ने इसकी दुआ तो सुन ली थी, वो जीत तो गया था, लेकिन इसके इसके पास इस जीत को महसूस करने के लिए दिल में सुकून नहीं था। जाओ अजलान चौधरी, मैंने तुम्हें अपने भाई के सदके माफ़ किया। हम जैसे छोटे लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम जैसा खुद पसंद शख्स माफ़ी का तलबगार है। अजलान अजलान चौधरी इसे देखता उल्टे कदम चल रहा था। वो अपना दिल तो इसके पास ही छोड़े जा रहा था। तुम्हारे बिन अब तो अजलान चौधरी कुछ भी नहीं है, और मेरा खुद से वादा है, मेरी ज़िंदगी में बस तुम ही शामिल होगी, नहीं तो कोई और भी नहीं। इसने दिल में ऐद किया और चुपके से इसकी एक तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर ली। मशाल स्कूल से आकर घर में बच्चों को ट्यूशन देने लगी, जिससे इसका वक्त अच्छा गुजरने लगा। सैफ़ी भैया भी अब ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही रहने लगे थे, और मशाल ने मुकम्मल तौर पर रीबा के घर ही डेरा जमा लिया था। अजलान शाह ने अपना सिक्योरिटी के लिए पाशा और सैफ को साथ रख लिया था। सैफ को अपने साथ इस्लामाबाद चलने की ऑफ़र करने से पहले इसने पूछा था कि वो मशाल का क्या करेगा। फिर साथ ही इसने ऑफ़र भी की थी कि वो मशाल को हवेली में बीजान के पास छोड़ दे। सैफ ने मशाल से बात की तो वो हत्ते से ही उखड़ गई। आपने जहाँ जाना है जाए, मैं अपने घर में ही रह लूँगी, आप मुझे कैसे ऐसे ही कहीं छोड़कर चले जाएंगे। सैफ भी सोच में पड़ गया कि बहन को घर में अकेले छोड़कर कैसे जाऊं, लेकिन फिर रीबा आ गई और इसने सैफ से कहा कि वो मशाल की बिल्कुल भी फिक्र ना करे, वो इसे अपने घर ले जाएगी। लेकिन फिर भी सैफ ने पहले मशाल की रजामंदी को मुकद्दम समझा। अगर वो ना जाना चाहे तो ठीक, नहीं तो वो अजलान को मना कर देगा। लेकिन मशाल भी भाई की मजबूरी समझती थी। वो सालों से इनके लिए काम कर रहा था, वहीं से कमा रहा था, तो अब इसे इसके साथ तो जाना ही था। आज सैफ भैया को गए पूरे 15 दिन हो गए थे, और ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ था जो वो इतने दिन के लिए घर से कहीं गया था। मशाल 3 साल की थी जब इसके माँ और बाप गांव में होने वाले झगड़े में गोलियां लगने से मारे गए थे। इसके बाद वो और सैफ सकीना फूफो के घर चले गए। वो खुद बेवा औरत थी। रीबा तब 6-7 साल की थी। मशाल और वो दोनों सारा सारा दिन खेलते रहते। सैफ ने फूफो के घर के हालात देखते हुए मैट्रिक के बाद अपने गाँव आ गया और चौधरी हाकिम अली के घर नौकरी कर ली। इनके छोटे मोटे काम करने लगा। सैफ और अजलान हम उम्र थे, इसलिए इनकी आपस में दोस्ती गहरी होगी। और फिर सकीना फूफो को जब फारिज का अटैक हुआ तो उन्होंने सैफ से कहा कि वो रीबा से निकाह कर ले। सकीना के एहसानों को बदला चुकाने का इससे बेहतर मौका नहीं था, इसलिए सैफ ने हामी भर ली और फिर सकीना फूफो लोगों को अपने साथ ही ले आया। और चूंकि अब अरीबा की रुखसती नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें घर के पास ही एक घर लेकर दे दिया। वो चाहता था कि पहले मशाल की शादी करे, लेकिन जब से वो इस्लामाबाद आया था इसने सोच लिया था कि मशाल के लिए ही वो रीबा को रुखसत करा के घर ले आएगा। ठीक 1 माह के बाद जब वो घर आए तो सब इसकी आमद पर बहुत खुश हुए। फूफो भी इसके आने की खुशी में बाहर सेल में आकर बैठ गई, और फिर इसके कुछ कहने से पहले ही फूफो ने इससे बात कर ली। वो अब रीबा की रुखसती करना चाहती। इनकी बात पर सामने बैठी रीबा शर्म से लाल होगी और अंदर की तरफ भाग गई, जबकि मशाल की तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अगली सुबह सैफ मशाल और रीबा को अजलान चौधरी की गाड़ी में शहर लेकर आया और ढेर सारी शॉपिंग करवाई। रीबा के लिए वलीमे का जोड़ा भी लिया। वापसी में गाड़ी में सैफ के साथ अजलान चौधरी भी मौजूद था। रीबा मशाल जिस वक्त मॉल से बाहर निकली तो मशाल की पहली नज़र फ्रंट सीट पर बैठे अजलान चौधरी पर गई, जो व्हाइट कलर की कमीज शलवार और ब्लैक वास्केट जेबतन किए कंधे तक आते बालों को पोनी में बांधे, आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए बार बार घड़ी में वक्त देख रहा था। मशाल पर नजर पड़ते इसके चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मशाल ने गैर इरादी तौर पर अपनी चादर दुरुस्त की। इसकी सरकत पर इसने मुस्कुराते हुए सर झटका। अजलान चौधरी को आज पता चला था कि खुशी किस चीज़ का नाम है। पिछले 1 माह से दिन रात बेचैनी में गुजरे थे, लेकिन इस लड़की को एक नज़र देख लेने के बाद इसके रगों पे में सुकून सरात कर गया था। इन दोनों की गाड़ी में बैठने पर सैफ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि अजलान चौधरी लापरवाह नजर आने की कोशिश करते हुए अपने मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया। फिर सारा रास्ता खामोशी से ही कटा। सैफ और वो आपस में कोई ना कोई बात कर लेते थे, लेकिन वो दोनों खामोश ही रहीं। सैफ अपने घर के आगे गाड़ी खड़ी की और जल्दी से उतरकर सामान निकाल कर अंदर रखने लगा। अरीबा भी इसकी मदद करने लगी। जिस वक्त मशाल उतरने लगी, अजलान चौधरी बगैर मुड़े बोला, सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। इसकी बात पर मशाल ने एक सख्त नज़र इस पर डाली। इसकी नज़रों को महसूस करते हुए अजलान चौधरी ने भी इसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली तो मशाल ने नज़रें झुका ली। अजलान चौधरी ने एक पैकेट मशाल की तरफ बढ़ाया, जबकि मशाल ने सख्ती से मुठियाँ बींच ली, जैसे मुबादा इसके हाथ के साथ अगर आकर चिपक ना जाए और गाड़ी से उतरकर बगैर देखे घर के अंदर चलेगी। जबकि अजलान चौधरी की नज़रों ने गेट तक इसका ताक़ुब किया। इसने गहरी सांस भरा और वो पैकेट वापस अपने हैंडीकेयर में रख लिया था। ये तो तय था कि जो चीज़ इसके लिए है वो
भी तरह इस तक पहुंचाएगा। खुद से ज़िद लगाना भी किसी अजीब सी कैफियत है ना। इंसान अपनी हठधर्मी से शिकस्त खाए तो अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो जाता है। इसे आज सब्जियां उगाने का जोश चढ़ा था घर और वो खुरपी लिए अपने काम में मसरूफ़ थी। हाथ गंदे होने की वजह से फूंक मारकर पशानी पर आते बाल हटाने की कोशिश कर रही थी। वो ब्लू कलर के सादा से कॉटन के सूट में जोड़े में मलबूस थी। वो नज़र हाथों पर जमाए अपने काम में पूरी तरह मगन थी। थोड़ी देर के बाद इसे अपने अकम में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अपने अकम में मौजूदगी किसी ज़ी रूह का एहसास इसे इस वजूद से उड़ती खुशबू के ज़रिए हुआ था। वो खुशबू इतनी महंगी कीमत का एहसास चार सू फैला चुकी थी। उसने दुनिया की तमाम महंगी परफ्यूम के बारे में पढ़ रखा था और ये यकीनन ऐसे ही किसी ब्रांड की खुशबू थी। वो यकदम उठकर खड़ी हो गई। इसके अपने घर मौजूदगी पर वो इतनी हैरत ज़दा थी कि आसपास के मंजर थोड़ी देर के लिए कहीं गायब हो गए। एहसास था तो सिर्फ ये कि वो इस वक्त इसके घर में मौजूद था। अपनी शान शौकत खूबसूरती अपने बेहतरीन लिबास ज़ेब तन किए वो नाकाबिल बयान एहसास कमतरी में मुब्तला हो गई। हेलो। इसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो क्यारी के पास रखी एक पुरानी जंग आलूद कुर्सी पर बैठ गया, जबकि मशाल ने जल्दी से गले में पड़ा दुपट्टा सर पर जमा लिया। जनान चौधरी आज दूसरी बार इसे ऐसे देख रहा था। कढ़ाइयों में गर्म ब्लू कलर के कपड़ों में गर्मी की तमाज़त से गुलाबी चेहरा लिए सफ़ेद हाथ मिट्टी से लथड़े हुए थे। तभी से अपने पीछे सैफ भैया की आवाज़ सुनाई दी, अरे अजलान कहाँ बैठ गए हो, आओ अंदर चलो। वो इसे लिए अंदर बढ़ गया और मशाल को पानी लाने के लिए बोला। किचन तक पहुँचते पहुँचते उसने 100 तरह के मशरूब सोच लिए थे जो वो पीता था। इनकी हवेली में अक्सर मौजूद रहते थे, लेकिन ऐसा कोई मशरूब इसके घर में मौजूद नहीं था। वो फ्रिज खोलकर थोड़ी देर इसके अंदर मौजूद चीज़ों को देखती रही, फिर आड़ू के जूस का डब्बा और सादे पानी की बोतल निकाली। तेजी से एक गिलास में जूस और दूसरे में पानी उंडेल कर ट्रे में सजाए वो किचन से निकली। वो ड्राइंग रूम में जिस वक्त दाखिल हुई वो सैफ से बातों में मसरूफ था। ड्राइंग रूम को सजाने वाले का ज़ौक बहुत अच्छा है। ड्राइंग रूम की इकलौती खिड़की के पर्दे हटाकर बंद बांधते हुए मशाल ने सुना, ये हो क्या रहा है। इसने खिड़की के पार देखते हुए ठटक कर सोचा। मशाल ने लम्हा भर के पलटी इसकी बात सुनी और फिर कमरे से बाहर निकल गई। इससे एक बार फिर से नए सिरे से गुस्सा आया। ये क्यों आया है यहाँ, मुझे मेरी औकात दिखाने आया है, जबकि अजलान चौधरी इसकी मोहब्बत में पूर्ण डूब चुका था। आज वो सैर की शादी के बहाने से यहाँ आया था। दर हकीकत वो तो बस एक नज़र से देखने आया था। अतवार का दिन शायद सबके लिए ही देर से शुरू होता है। मशाल की आंख खुली, घड़ी 10 बजने का ऐलान करते हुए इसका मुंह चढ़ा रही थी। इसने रात को सैफी भैया से शर्त लगाई थी कि वो इनसे पहले उठेगी। इसने तेजी से बिस्तर छोड़ा और सैफ के कमरे की तरफ भागी, लेकिन वहां तो लग रहा था कोई सोया ही नहीं। वो नाउम्मीद होकर सुस्त कदमों से सहन में आ गई। इसे आज सूरज पर भी गुस्सा आ रहा था। इतनी जल्दी क्यों निकल आते हो, मेरे पास होते ना पानी की बाल्टी भरकर तुम पर फेंकती, ताकि तुम ये जो आग बरसा कर हमें मार रहे हो ये आग बुझ जाती। न जाने इससे किस बात पर इतना गुस्सा था। असल में इसे इस सूरज में अजलान चौधरी ही नजर आ रहा था। इसकी आंखों में भी तो ऐसी ही आग नजर आती है। इसको लगता है जलाकर भस्म कर डालेगा। तभी बिरौनी दरवाजे से सैफ पसीना पूछता हुआ अंदर आता दिखाई दिया। मशाल को देखकर इसने 2 उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया। मशाल मुंह बनाकर किचन में घुस गई। सैफ इसके पीछे किचन में ही चला आया और नाश्ता बनाने में इसकी मदद करने लगा। मैं पप्पो की तरफ गया था। पप्पो के मालिक मकान को बता दिया है कि वो इस महीने घर खाली कर देंगी, और हाँ, रुखसती के लिए जुम्मे का दिन तय पाया है। तुम सोई हुई थी, नहीं तो तुम्हें भी साथ ले चलता। चले कोई बात नहीं, वैसे भी मैं चलकर क्या करती। अच्छा है अब रीवा पप्पो हम सब फिर से एक ही घर में रहेंगे। वो सच में बहुत खुश हुई थी। बस मैं चाहता हूँ अब तुम्हें भी रुखसत कर दो। तो वह भाई, आपको तो मुझे इस घर से भेजने की बहुत ही जल्दी है। अरे चलिए, तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं बेफिक्र हो जाऊंगा। अब की बार वो चुप हो गई थी। दिल चाह रहा था कि अजलान चौधरी की हरकत के बारे में इसे बता दे, लेकिन फिर इस बदमाश का क्या भरोसा, अगर भाई ही ना रहा तो। क्या हुआ, किधर खो गई हो जी? कहीं नहीं, आप क्या कह रहे थे? तुम्हारे लिए बीजान ने कुछ भेजा है, तुम्हारे कमरे में रखा है। सैफ ने इसे ये नहीं बताया कि गिफ्ट इसे दिया अजलान चौधरी ने है। अगर बता देता तो वो समझ जाती कि ये किसने भेजा है। वो सर लाते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामने ही एक डब्बा पड़ा था। डब्बा खोलने पर इसमें से रेड कलर का नफीस से काम वाली मैक्सी निकाली, जिसे देखकर वो हैरत ज़दा रह गई। इतना खूबसूरत जोड़ा मेरे लिए भेजा है। सामिया टुक टुक करती अंदर आ रही थी। बाज़ औक़ात बीजान का दिल करता था कि सामिया की सारी सैंडल्स नीचे कोई नरम सा तलवा लगवा दे। वो जो हर वक्त इनके दिमाग में एक टक टक का शोर रहता था। सामिया इनसे प्यार तो करती थी, लेकिन इससे ये नहीं पता होता था कि घर के किसी कोने में बसे बुजुर्ग क्या करते हैं।
सामयिक के अजीबो गरीब फैशन से भी बीजान को सख्त इतराज़ होता था। आजकल तो इसने फट्टे पांचों वाली शलवार पहनी हुई शुरू कर दी थी। बीजा ने देखा तो कहने कहे बिना न रह सकी, अरे पुत्र, इतनी बड़ी गाड़ी में इंसान बैठे और फटे कपड़े पहने। इसकी बात पर सामे की हंसी निकल गई। बीजान, ये फैशन है। इन दोनों की बातें सुनता जनान शाह बज़ाहिर अपनायत अपनायत मोबाइल अपने मोबाइल में गुम था, लेकिन इनकी बातें सुनकर इसकी आंखों में छम से एक सरापा आया। ब्लू कलर के कॉटन के सादा से शलवार कमीज में मलबूस दुपट्टे को एक साइड पर डाले, लंबे बालों की चुटियों में से निकलती कुछ आवारा लटें जो उसके गालों को छू रही थी और कुछ आंखों के आगे आ रही थी। हाथों में मिट्टी लगी होने की वजह से फूंक मारकर पीछे करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो जब भी इसे देखता नए सिरे से इसके सरापे में खो जाता था। अजलान अजान पुत्र काफी बार बुलाने पर भी जब वो ना बोला तो बीजा ने उसका कंधा हिलाया। जी जी बीजान, वो तेजी से बोला। आजकल तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? क्या बीजान, मैंने तो कानों में हैंड फ्री लगाए हुए हैं इसलिए आवाज नहीं आई। अच्छा बता, इसकी शादी कब है? तेरे दोस्त की क्या भला सा नाम है इसका? बीजान, सैफ। हाँ, सैफ की बहुत भला बच्चा है। बीजान, आदत की सख्ती लेकिन दिल की इतनी बुरी नहीं थी। जी बीजान, कल है। तुम जाओगे ना? जी। इसने इस बात में सर हिलाया। सामिया को भी साथ ले जाना। इससे पहले कि उसको ले जाने पर कोई एतराज़ करता, वो पहले ही बोल उठी। ना बीजान, बिल्कुल भी नहीं, मैंने नहीं जाना इन गवारों की शादी पे। इसकी बात पर जलाने से झड़कर बाहर निकल गया। रेड कलर की मैक्सी में हम रंग चूड़ियां पहने, कानों में छोटे से टॉपर्स डाले, हल्की सी मेकअप के साथ वो अब बिल्कुल तैयार थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। सैफ अभी तैयार होकर नहीं आया था। इसने शायद आज पहली बार लाल जोड़ा पहना था। भाई की शादी की खुशी ही बहुत थी। बड़े से सहन के कोने में स्टेज बनाया गया था। मर्दों के लिए अलग इंतजाम किया गया था। चूंकि निकाह तो पहले ही हो चुका था तो बस वलीमा ही था, जिसमें सब लोगों के सामने साथ वाले घर से रीबा को रुखसत करवा के अपने घर लेकर आना था। रीबा की ददयाल से आई इसकी दूर परे की पुप्पी को मशाल बहुत पसंद आई। इनका बेटा एक ही बेटा था और बैंक में जॉब करता था। इन्हें मासूम सी मशाल बहुत पसंद आई। खाने का दौर चल उठा। एक हड़बोंग सी मच गई। हर बंदा दूसरे से पहले पहुंचना चाहता था। अल्लाह अल्लाह करके सब खाने के बाद सब मेहमान रुखसत हुए और सैफ को लाकर रीबा के पास बैठाया गया। इसने तो भाग दौड़ में शायद रीबा की एक झलक भी नहीं देखी थी। सैफ जब आया तो उसके साथ अजलान चौधरी भी मौजूद था। वाइट कलर की शलवार कमीज पर कंधों पर ग्रे चादर डाले वो वजाहत का पैकर लग रहा था। वही रिजर्व सी तबीयत आकर सामने पड़े सोफे में बैठ गया और मोबाइल पर बिजी हो गया। वो तो अब जाना चाहता था, लेकिन इसे दुश्मन जहाँ की एक झलक देखना चाहता था। तभी इसकी नज़र एक तरफ उठी तो पढ़ना ही भूल गई। लगता था ये रंग बस इसी के लिए पनाह है। धानी आंचल में धमकती इसकी रंगत। आज इसने बाल खुले छोड़े हुए थे। सुनहरे लंबे बाल कमर पर बिखरे हुए थे। वो हाथ में मुठियाँ मिठाइयाँ लिए सैफ और अरीबा की तरफ बढ़ गई, जहाँ सैफ के कुछ और दोस्त और अरीबा की दोस्त इनसे छेड़छाड़ी कर रही थी। अजला ने मोबाइल निकालकर इसके हसीन सरापे को मोबाइल में कैद कर लिया और स्टेज की तरफ बढ़ गया, जहाँ इसने सैफ से मिलते हुए इससे इजाज़त चाही। इसे देखकर पास खड़ी मशालें गुस्से से और जब से निगाहें झुका ली। सैफ से गले मिलते अजलान शाह का बाजू इसके कंधे से टकराया और वह जल्दी से पीछे हुई तो सैफ से गले लगे अजलान शाह ने अपनी गहरी नज़र इस पर मरकूज की तो मशाल रुख मोड़कर खड़ी हो गई। जबकि वहां से निकलते अजलान चौधरी ने आज फैसला कर लिया था कि वो आज घर जाकर सामिया से शादी से इनकार कर देगा। जो बातें हवेली के बाहर गूंज रही थी, आज इनकी बाज़गश्त इस वक्त हवेली की बैठक में सुनाई दे रही थी। अजलान चौधरी हाकिम अली के सामने बैठा इनके तय करदा रिश्ते से इनकार कर रहा था। रिश्ते से इनकार की मकूल वजह बताओ। अजलान चौधरी ने दोनों उंगली से पेशानी मसली। मैं मशाल को पसंद करता हूँ। हाकिम अली चौधरी जो आप तो पहले से ही जानते थे, वो पाशा से सब मालूम कर चुके थे, लेकिन फिर भी इसकी ज़बान से सुनना चाहते थे। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? अब हम अपने घरों में काम करने वालियों को अपनी बहू बनाएंगे। अजलान, हमारे घरों के मर्दों की दूसरी औरतों के साथ रातें गुजारना कोई माओ बात नहीं है। अगर इतनी ही अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, कुछ रातों का मेहमान बना लो इसको, लेकिन शादी के बारे में सोचना भी मत। अजलान चौधरी ने गुस्से से मुठियाँ भींच ली। अगर इस वक्त इनकी जगह कोई और ये बात करता तो जनान चौधरी से गोलियों से भून डालता, लेकिन फिर भी वो तहम्मुल से बोला। दादा जान, अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो वो मशाल मंसूर होगी, वो नहीं तो कोई भी नहीं। आप सामिया के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लें। हाकिम अली अपने इस लाडले पोते को देख रहे थे, जो इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज था, लेकिन अपनी इज्जत से बढ़कर नहीं। अजलान चौधरी अपनी बात खत्म करके जा चुका था। हाकिम अली
चौधरी ने कुछ सोचते हुए पाशा को बुलाया और उसे कुछ ज़रूरी हदायत देकर रवाना कर दिया। अजलान चौधरी को सुबह सवेरे इस्लामाबाद के लिए निकलना था। सैफ को वो साथ नहीं लेकर जा रहा था क्योंकि इसकी नई नई शादी हुई थी। वो चाहता था कि वो कुछ दिन अपने घर पर अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजार ले। ये सोचते हुए सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफ़ी देर करवट पे करवट बदल बदल कर थक कर वो उठकर बैठ गया और मोबाइल उठाकर गैलरी में दिन को ली गई तस्वीरें निकाल कर देखने लगा। वो जूम कर कर के इसके एक एक नक्श को अपने अंदर उतारने लगा, लेकिन इसकी आंखों की प्यास फिर भी ख़त्म नहीं हो रही थी। अजलान चौधरी पूरे एक माह के बाद गाँव लौटा था। इस दौरान इसने सैफ से रब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। इससे अभी भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर वो सिर्फ एक दिन के लिए आया था। घर में सब ने इसका बड़े अच्छे से इस्तकबाल किया। बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। हाकिम अली का रवैया भी इसके साथ नॉर्मल था। इसे ढूंढने पर भी किसी के चेहरे पर या किसी के रवैये से कोई नाराज़गी नज़र नहीं आई। आज बाबा आज आ ही गया है तो क्यों ना शादी की तारीख रख ली जाए। शुजा चौधरी की बात पर इसने हकीम अली की तरफ देखा, लेकिन वो नज़रें चुरा के, शुजा बेटा सुबह बात करेंगे, अभी फ़िलहाल बच्चा थका आया है, इसे आराम करने दो। जाओ बेटा आराम करो, सुबह बात करेंगे। कमरे में आकर इसने दोनों हाथों में सर गिरा लिया। वो खुद भी नहीं जानता था कि ये कैसी मोहब्बत है जिसमें इसे एक पल के लिए भी सुकून हासिल नहीं होता। पिछले एक माह में एक रात भी वो सुकून से नहीं सो पाया। सारी रात सिगड़ पे सिगड़ फूंकता रहता था। इसने बहुत सहल ज़िंदगी गुजारी थी। पढ़ाई के दौरान भी शहर में हर वक्त इसके गिर्द लड़कियों का एक हजूम होता था। एक तो पैसे की फरावानी थी, फिर कुछ रंगीन मिजाज तबीयत और साथ में चार्मिंग पर्सनैलिटी। लड़कियां खुद ही इसकी तरफ खींची चली आती थीं। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि गाँव में रहने वाली किसी आम सी लड़की के इश्क में वो इस तरह से गिरफ्तार हो जाएगा। सुबह वो नमाज पढ़कर नीचे आए तो सब सो रहे थे। वो चुपके से बाहर निकल आया। अभी अंधेरा छटा नहीं था। वो खेतों की तरफ निकल आए। इसे हमेशा से यहाँ आकर बहुत सुकून हासिल होता था। यहाँ की खामोशी से बहुत भली लगती थी। वो खेतों से होता हुआ सैफ के घर वाले रास्ते की तरफ चल दिया। तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत के बाद वो इनके घर के बाहर खड़ा था, लेकिन दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला इसका मुंह चढ़ा रहा था। इसने वहीं खड़े खड़े पाशा को कॉल किया और इसे जल्दी से वहां पहुंचने के लिए बोला। वो सोचने लगा कि आखिर ये सब लोग कहाँ गए होंगे, शायद अपनी पुप्पो के गांव गए होंगे। तभी दूर से पाशा आता दिखाई दिया। पास आकर इसने मुअद्दब अंदाज में सलाम किया। अजलान ने इसे सैफ की बाबत पूछा तो कुछ इसने बताया। अजलान गहरी सोच में डूब गया। इसके कहने के मुताबिक शादी के दूसरे दिन सकीना पुप्पो का इंतकाल हो गया था। इनकी तदफीन के लिए वो लोग इनके गांव गए थे, फिर एक हफ्ते के बाद वापस आए और रात के पहर ही यहाँ से कहीं चले गए। अजलान गहरी सोच में डूबा घर लौट आए। नाश्ते की मेज़ पर सभी लोग मौजूद थे। सामिया इसके बराबर बैठी थी। अजलान सबके चेहरों पर एक नज़र दौड़ाई और हाकिम अली पर आकर इसकी नज़र रुक गई। चाचू आप रात को कुछ कह रहे थे। हाकिम अली के चेहरे पर नजरें गाड़ी इसने शुजा अहमद से सवाल किया। जी बेटा, मैं कह रहा था कि तुम आए हो तो हम कोई तारीख रख लेते हैं। किस की तारीख? मैं समझा नहीं। वो अनजान बनकर बोला। बेटा तुम्हारी और सामिया की शादी की तारीख? क्यों दादा जान, आपने चाचू को बताया नहीं जो मैंने आपसे कहा था? हाकिम अली ने अपनी जगह पर पहलू बदला। क्या बाबा जान, अजलान किस बारे में कह रहा है? मैं आपको बताता हूँ चाचू, आप सामिया के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ ले, क्योंकि मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। सामिया के हाथ से चम्मच प्लेट में गिर गई। पास बैठी बीजान ने अजलान का हाथ पकड़ लिया। ज़ारा और शुजा मुंह खोले हाकिम अली की तरफ देने लगे, जबकि अजलान अपनी बात मुकम्मल करके नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ बीजान, और मुझे आज असम्बली के सेशन में पहुंचना है। बीजान ने इसकी पेशानी चूमी, जबकि बाकी सबको लग रहा था कि सांप सूंघ गया हो। इससे इस्लामाबाद आए पूरे 6 माह गुजर चुके थे। उसने अपने कुछ खास बंदे सैफ की फैमिली को ढूंढने पर मामूर किए हुए थे, लेकिन अभी तक इनका कुछ भी पता नहीं चल सका था। वह जानता था कि हाकिम अली जानते हैं कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन वो खुद ही इन्हें ढूंढना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि हाकिम अली को इस बात की भी भिनक भी पड़े कि वो इन्हें ढूंढ रहा है। इससे आज शिद्दत से माँ याद आई थी। इसने अपना वॉलेट खोलकर इसमें रखी अपनी माँ की वह तस्वीर को देखा जो इससे अपने बाप की स्टडी में से बहुत अरसा पहले मिली थी। हवेली में किसी को भी इसकी माँ के बारे में बात करने की इजाज़त नहीं थी। वो बहुत छोटा था जब एक दिन अपनी माँ की बाबत दरियाफ्त करने पर हाकिम अली ने इससे वादा लिया था कि वो इसकी हर बात मानेंगे, लेकिन वो कभी अपनी
ज़बान पर दोबारा कभी ये सवाल नहीं लाएगा। इसने चुप सदा ली। हाकिम अली अपनी ज़बान के पक्के निकले। इसकी हर बात को बिला चूं चरा मान लिया जाता था। इससे बेजा लाड प्यार दिया गया और हद से ज़्यादा लाड प्यार ने इसे खुदसरी, ज़िद्दी और घमंडी बना दिया। वो चाहता था कि वो जिस चीज़ की चाह करेगा वो इसकी हो जाएगी, और यही गलती इससे हुई थी। जब इसने मशाल को देखा तो इसने समझा जैसे इससे पहले जैसे इसकी ज़िंदगी में लड़कियां आती रही हैं, और वो इनके साथ एक दो रातें गुजार लेता था और बस इनका चार्म ख़त्म हो जाता था। इस बार भी वैसा ही करेगा, लेकिन पहली बार इसका पाला एक मजबूत किरदार की लड़की से पड़ा था, जिसे इसकी पर्सनैलिटी और पैसे से कोई सरोकार नहीं था। इसे बस अपनी इज्जत सबसे प्यारी थी, और इसकी यही अदा इसे भाग गई। इसकी तरफ अगर कोई लड़की देखकर मुंह मोड़ लेती तो वो कभी दोबारा इधर थूकता भी नहीं था। लेकिन इसके साथ पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो जितना इसे देखकर गुस्सा होती थी, जितना इससे चिढ़ती थी, इस कदर अज़लान चौधरी के दिल में इसको पाने की जुस्तजू बढ़ जाती थी। और फिर शायद इसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़की देखी थी जो खुद को छुपा छुपा कर रखती थी, और इसकी यही बात इसे अट्रैक्ट करती थी। अजलान शाह ने ऑफिस में बैठा किसी फाइल की वर्कगर्दानी कर रहा था। इसके मोबाइल पर रिंग हुई तो अनजान नंबर देखकर इसने कुछ पल तौक़ुफ़ किया, फिर पहचानने की कोशिश की। फिर शशो पंज में इसने कॉल रिसीव की, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कहाँ हो तुम इस वक्त? इसने पेन लेकर जल्दी से पता नोट किया, अपना कोट और गाड़ी की चाबी उठाकर पागलों की तरह तरह बाहर की तरफ भागा। वो बस इतना जानता था कि जिसने इसे पुकारा है वो इसकी मताए हयात है। इसके बस में नहीं था कि वो उड़कर लाहौर पहुंचे। वो बहुत रश ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन फिर भी इसे लाहौर पहुंचने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगने थे। होंठों में सिगरेट दबाए, एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाकर इसमें स्पीड और थी। इसके कानों में बस इसकी आवाज़ गूंज रही थी, मुझे आपकी मदद चाहिए है। इसके दिमाग में जो ही इसके कहा जुमला गूंजता, वो गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर लेता। अगले 4 घंटे में वो इसकी बताई गई जगह पर मौजूद था। अपनी गाड़ी बाहर मेन रोड पर खड़ी करके वो पैदल अंदर की तरफ चल दिया। ये अंदरूनी लाहौर का एक पसमंदा इलाका था। तंग और तारीक गलियों से गुजर कर एक पुराने और बुसीदा घर के सामने रुक गया। दरवाजे पर दस्तक को देते हुए इसके हाथ कांप रहे थे। 2-3 बार दस्तक देने के बाद अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। जी बेटा, किससे मिलना है? ये यूसुफ साहब का घर है। जी हाँ, आप कौन? मुझे मशाल से मिलना है। औरत ने मुंह पर हाथ रखकर सर से पांव तक इसका जायजा लिया और इसके लिए दरवाज़ा खोलती हुई इसीलिए कमरे में आ गई। बैठो बेटा, मशाल और मारूख अभी कहीं गई हुई हैं, थोड़ी देर तक बस आती होंगी। तुम मशाल के शोहर हो ना? इसकी बात बस ने चूं कर इन्हें देखा, उस बात में सर हिला दिया। तभी बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे कोई बहस कर रहा हो। अजरान अपना सारा ध्यान मोबाइल में मरकूज किए था, लेकिन आवाज़ें तेज तर होती जा रही थी। अजलान झंझलाकर अपनी जगह से उठा और कमरे में मौजूद खलोते दरवाजे से बाहर निकल आया। सामने का मंजर देख के इसके होश उड़ गए, जहाँ एक लड़की के पीछे छुपी ब्लैक अबाई में मलबूस मशाल थी, जबकि सामने 4 आदमी सहन में पड़ी प्लास्टिक की कुर्सियों में बरजमान था। इनमें से एक मौलवी साहब थे, जबकि एक आदमी खड़ा अजलान को अंदर लाने वाली खातून से बहस कर रहा था। इन लोगों में से किसी की भी नज़र अजलान पर नहीं पड़ी थी। वो खुद ही आगे बढ़ आया। जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या मसला है? इसे देखकर मशाल की जान में जान आई। जो आदमी बहस कर रहा था, इसने सवाल नजरों से इस औरत की तरफ देखा। ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ये मशाल का शोहर है, उसे लेने आया है। इस औरत की बात पर मशाल का दिल किया कि ज़मीन पलटे और इसमें समा जाए। अजनान चौधरी बहुत एतमाद से आगे बढ़ा और मशाल को अपना सामान लाने के लिए कहा, जबकि सामने खड़े लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे सांप सूंघ गया हो। तुम तो एमएनए अजलान चौधरी हो ना? इनमें से एक आदमी अजलान को देखते हुए बोला। हम कैसे यकीन कर लें, ये तुम्हारी बीवी है। यकीन करना है तो करो, नहीं तो तुम लोगों की मर्जी। तुम अगर सबूत नहीं दोगे तो हम तुम्हें इस लड़की को यहाँ से लेकर नहीं जाने देंगे। अच्छा तुम रुकोगे मुझे? अजलान ने इसकी तरफ पेशकदमी की, जबकि वो शख्स उल्टे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तो तुम मुझे जानते नहीं हो? वो शख्स हल्काते हुए बोला। अच्छा कौन हो तुम? ज़रा मुझे भी तो पता चले। मैं बहुत उल्टी खोपड़ी का बंदा हूँ। तुम लोग इस लड़की के साथ इससे पहले जो कुछ कर चुके हो वो काफ़ी है। अब मज़ीद मुझे यहाँ नज़र ना हो तुम लोग। वो शख्स बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चल दिया। इसके पीछे इसकी दोस्त और मौलवी साहब भी निकल गए। तभी अपने पीछे खटके की आवाज़ पर अजलान देखा तो बैग लिए मशाल खड़ी थी। चलें? अजलान के पूछने पर इसने सर इस बात में हिलाया। अजलान ने आगे बढ़ के इस औरत का शुक्रिया अदा किया। आपने इतने दिन इसे अपने पास रखा, इसकी हिफाजत की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। इसके वॉलेट में इस वक्त जितने पैसे थे इसने सारे निकाल के इस औरत की मुट्ठी में रख दी। वो नाना करती रह गई, लेकिन अजलान ने ज़बरदस्ती ने वो पैसे थमाए। वो आगे बढ़कर मशाल के हाथ से बैग ले लिया। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी। गाड़ी फिर से इसी रास्ते पर रवा दवा थी, लेकिन अब अजलान मुतमिन था।
इसे मंजिल पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। वह सरशार सा बैठा था। वो इस औरत की बात को सोच सोच कर ही खुश हो रहा था। ये मशाल का शौहर इसे लेने आया है। इसके कानों में ये बाज गश्त रस हो रही थी, जबकि इसके साथ बैठी मशाल से शर्मिंदगी के मारे सर ऊपर नहीं उठाया जा रहा था। पुलिस, यहाँ गाड़ी एक साइड पर रोकें। क्यों? अजलान ने अजलान ने परेशानी अजलान की परेशानी पर बल पड़ गए। मुझे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल क्यों? इसे सवाल करने के साथ इसने गाड़ी रोक दी। वो भैया हॉस्पिटल में है, मैंने इसलिए आपको कॉल करके बुलाया था। कौन से हॉस्पिटल? क्या हुआ इससे? इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसे सवाल किया। आप रहने दें, आपको तकलीफ होगी, मैं यहाँ से टैक्सी ले लूँगी। इसकी बात सुनकर जनान का दिमाग खोल उठा। बताइए कौन से हॉस्पिटल में है? वो आपका भाई है तो मेरा भी दोस्त है वो। इसने गुस्से से चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। मशाल इसके गुस्से से डर कर हॉस्पिटल का नाम बताकर खामोश हो गई। कुछ बोलेंगी आप? आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ है इसे? मुझे नहीं पता। हम लोग स्कीना पुप्पो की तदफीन के लिए इनके गांव गए थे। वापस आए तो पाशा हमारे घर के बाहर खड़ा था। इसने भैया से कुछ कहा और फिर भैया रातों रात हमें लेकर गांव से चले आए, लेकिन रास्ते में ही हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें भैया की एक टांग और बाजू टूट गई, जबकि मैं और रीबा महफूज रहे हैं। अजलान ने इसकी बात सुनकर होंठ भींच लिए। रोने की वजह से इसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। अजलान ने इसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई, जिसे वो एक ही सांस में पी गए। तुम जिनके घर रह रही थी, ये कौन लोग थे? ये मेरी कॉलेज की दोस्त है। मैं और अरीबा बारी बारी भैया के पास हॉस्पिटल में रहते थे। एक दिन अरीबा और एक दिन मैं। तो तो हम रात को इसके घर आ जाते थे। और वो आदमी कौन था? वो मारूफ का कज़न था। इसने एक दिन मुझे मारूफ के घर से निकलते देख लिया तो इसके बाद ही पीछे ही पड़ गया। मैंने इससे मैंने इससे ही तंग आकर आपको कॉल की थी, लेकिन आज तो इसने हद ही कर दी। मौलवी साहब को लेकर आ गया। आप न आते तो न जाने मेरे साथ क्या होता। इसने झुरी झुरी ली। हॉस्पिटल में से आता देखकर सैफ की आंखों में खौफ सा लहरा गया। इसने उठने की कोशिश की, लेकिन अजलान ने इसे सहारा देकर वापस लौटा दिया। कैसे हो बेवफा यार? जानते हो मैं तुम्हें कितनी कॉल्स की, लेकिन तुम्हारा नंबर मुसलसल बन जा रहा था। मेरा मोबाइल गुम हो गया है। तभी डॉक्टर राउंड पर आए और चेकअप के बाद सैफ को डिस्चार्ज कर दिया। इसके डिस्चार्ज की बात सुनकर रीबा और मशाल दोनों परेशान हो गई। जो जमा पूंजी थी वो हॉस्पिटल में खर्च हो गई। गांव वो लोग जा नहीं सकते थे। सैफ ने सख्ती से मना किया था कि वहाँ हमारी जानों को खतरा है, इसलिए वहाँ जाने के बारे में सोचे भी मत। अजलान किसी से मोबाइल पर बात करता हुआ बाहर निकल गया। रीबा और मशाल ने परेशानी से रोना शुरू कर दिया। फिर सैफ की आवाज़ सुनाई दी, अरीबा तुम्हारे घर चलते हैं? हाँ क्यों नहीं, मेरा हाँ क्यों नहीं, मेरा नहीं, वो आपका भी घर है। इसकी बात के जवाब में वो कुछ नहीं बोला, बस खामोश नज़रों से उसे देखने लगा। तभी अजलान की वापसी हुई। तुम लोगों ने सामान बांध लिया है? जी, आप जाएं, हम लोग चले जाएंगे। अजलान ने गाड़ी की चाबी मशाल की तरफ बढ़ाई। तुम और भाभी जाकर गाड़ी में बैठो, मैं सैफ को लेकर आता हूँ। लेकिन कुछ नहीं, जितना बोला है इतना करो। मशाल ने सैफ की तरफ देखा। इसने आंख के इशारे से जाने के लिए कहा। वो इस वक्त 2 कमरों के फ्लैट में मौजूद थे। सजा सवरा हर तरह के फर्नीचर से रास्ता। छोटा सा फ्लैट बहुत खूबसूरत था। सैफ को कमरे में छोड़कर वो जाने के लिए मुड़ा तो सैफ ने इसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और तुमने मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। तो फिर बोलो, रुक क्यों गए हो? सैफ बोलो। बड़े चौधरी मशाल को क्यों मारना चाहते हैं? ये तुमसे किसने कहा? उन्होंने पाशा को कहा था कि वो मशाल को ख़त्म कर दे। अजला ने गुस्से से मुठियाँ बींच लीं और कमरे में चक्कर काटने लगा, और फिर तेज़ी से कमरे से निकलकर साथ वाले कमरे में गया, जो कि इसके ज़ेर इस्तेमाल में था। ये फ्लैट इसने अपनी पढ़ाई के दौरान लिया था, और फिर इसके बाद भी जब कभी लाहौर आना होता वो होटल की बजाय यहीं रुकता था। इसने अलमारी में से फ्लैट के पेपर्स निकाले और अपने वकील को कॉल करने लगा। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और मशाल शावर लेकर बाहर निकली। इसे कमरे में देखकर दरवाजे में ही रुक गई। इसके बालों से गिरती पानी की बूंदें इसके चेहरे को भिगो रही थी। गले में पड़ा दुपट्टा एक साइड को ढिलक गया था। जलान एक ट्रांस की कैफियत में चलता उसके करीब आया। मशाल ने इसकी नज़रों से घबरा कर जल्दी से दुपट्टा ठीक किया। सॉरी, मुझे नहीं पता था ये आपका कमरा है। इस कमरे में आने का हक सिर्फ तुम्हें ही तो है। ये कहकर वो कमरे से निकल गया, और फिर न जाने दोनों के दरमियान क्या बात हुई और सैफ ने मशाल से पूछे बगैर इसका निकाह करने का फैसला कर लिया। इसी शाम को जनान चंद गवाहों और निकाह ख्वान के हमरा चला आया। इसे इसे एक बैग अरीबा की तरफ बढ़ाया, जिसमें मशाल का ड्रेस था। थोड़ी देर के बाद अरीबा ने मशाल को लाकर सैफ के पास बैठा दिया। मशाल को यकीन नहीं आ रहा था कि इसका भाई इसके साथ ऐसे भी कर सकता है। वो ऐसे शख्स से कैसे शादी कर सकती, जिसकी नज़र में औरतों की इज्जत 2 कौड़ी की थी। इससे अभी भी इसकी वो नज़रें याद थी जिनमें हैवानियत थी। तभी मौलवी साहब की आवाज़ गूंजी, मशाल
मसूद वल मसूद अहमद आपका निकाह अज़लान चौधरी वल सिकंदर चौधरी हक महर राइजल वक़्त 10 लाख रुपए मुकर्रर किया जाता है। आपको कबूल है। अज़लान चौधरी का हर अज़ूल समात बन गया था। इसे डर था कि वो इनकार कर देगी। 1 2 3 घड़ी की सुइयों की टक टक के साथ खामोशी का दौरानिया तवील होने लगा और एक पल के लिए अज़लान की धड़कनें भी रुक गई थीं। इसका दिल घड़ियों की सुइयों के साथ धड़क रहा था। इसने सफ़ेद रंग के नफीस से जोड़े में मलबूस मशाल के झुके सर पर एक नज़र डाली और अपनी जगह से खड़ा हो गया। कबूल है की हल्की सी आवाज़ इसके कानों से टकराई तो उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। मौलवी साहब ने दोबारा से वही अल्फाज दोहराए तो आपकी बार वादा सुनाई दिया, कबूल है। साइन के लिए निकाहनामे इसके आगे रखा गया तो थोड़ी सी झिझक के बाद इसने साइन कर दिया। अज़लान ने इसके हाथ से पेन लेना चाही तो इसने इसके हाथ में देने की बजाय टेबल पर रख दी। मौलवी साहब के निकलती मशाल ने सैफ के कंधे पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया। अज़लान मौलवी साहब और गुआओं को रुखसत करके लौटा तो वो इसकी आवाज़ पर सीधी होकर बैठ गई। इसे देखकर इसने अपने दुपट्टे का एक कोना अपने चेहरे के आगे कर लिया। एक जानदार मुस्कुराहट ने अज़लान के होंठों के किनारों को छुआ जिससे इसने जल्दी से छुपा लिया। अब हमें इजाज़त है सैफ, मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। मशाल अगर रहना चाहें तो रह सकती है। हाँ मैं भैया आपके पास ही रुकूंगी। इसकी बात सुनकर वो जल्दी से बोली और सैफ से पहले ही बोल उठी और तभी से चेहरा छुपाना याद ना रहा। आंखें फाड़े से देख रही थी जैसे कह रही हो जाते क्यों नहीं, जबकि अज़लान तो कहकर पछताया था। इसके चेहरे पर नज़र पड़ती इसका दिल किया कि अभी इसे वहाँ से उठाकर ले जाए। साथ इस बेवकूफ़ पर गुस्सा भी आया। कैसे कह रही है कि यहीं रहूंगी, एक बार मेरे साथ चलो, दोबारा कभी ऐसा नहीं कहोगी। नहीं अज़लान ये तुम्हारे साथ जाएगी। सैफ की बात सुनकर अज़लान ने कनखियों से मशाल की तरफ देखा जिसका चेहरा उतर गया था। गाड़ी में इस वक्त गहरी खामोशी थी। वो रुख मोड़े दरवाजे के साथ चिपकी बैठी हुई थी जबकि अज़लान ड्राइव करते हुए गाय बगाए एक नज़र इस पर डाल रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी। इसने देखा इसकी गर्दन एक तरफ को ढिलक गई थी। ना जाने कितनी रातों का रत जगह था जो गाड़ी में बैठते ही सो गई। अज़लान ने गाड़ी की सीट लंबी की तो एक हाथ से इसके सर को सहारा दिए से सीट पर लटाकर सीधा हुआ तो नज़र इसकी गर्दन पर मौजूद तिल पर गई। इसका दिल बेईमान हुआ। इस तिल से होती हुई नज़र इसकी कलाइयों में मौजूद सुर्ख चूड़ियों पर गई। इसके हाथ को एक हाथ से अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। उसकी जिस वक्त आंख खोली इसने खुद को नरम गरम बिस्तर पर पाया। थोड़ी देर अपने इर्द गिर्द देखते हुए पहचानने की कोशिश की वो इस वक्त कहाँ है। सब कुछ याद आने पर वो सर को दोनों हाथों में थाम कर बैठ गई। इसका सर बहुत भारी हो रहा था। इसने सर उठाकर देखा तो भारी पर्दों की वजह से पता नहीं जा रहा था कि रात है या दिन। इसने कमरे का जायजा लिया जो कीमती फर्नीचर से रास्ता था। हर चीज़ बहुत सलीके से रखी हुई थी। वो बेड से उतर कर बाहर आई तो ये किसी घर की बलाई मंजिल थी। सीधे हाथ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती दिखाई दी। वो सीढ़ियों से नीचे आई तो आगे लिविंग रूम था। सामने टीवी चल रहा था जिस पर कोई न्यूज़ एंकर जोर और शोर से अपने सामने मौजूद मेहमानों से बहसों मुबासे में मसरूफ थी। वो हैरान खड़ी थी कि न जाने अज़लान कहाँ है, वो यहाँ तक कैसे आई, ये किसका घर है। तभी एक तरफ से अज़लान हाथ में कॉफ़ी का कप थामे आया और वो बुत बनी खड़ी मशाल को देखकर इसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अज़लान तुम जाग गए हो। वो जो पहले ही डरी हुई थी अपनी पुश्त पर इसकी आवाज़ सुनकर हड़बड़ा कर पीछे हुई। वो पीछे लगी दीवार गिर आईने से जा टकराई। अज़लान ने अपने हाथ में मौजूद कप इसकी तरफ बढ़ाया जिससे इसने जल्दी से थाम लिया। इससे इसकी बहुत तलब हो रही थी। अज़लान वापस मुड़ गया जबकि वो चलती हुई जाकर टीवी के आगे बैठ गई। वो खाली दिमाग के साथ टीवी देख रही थी। अज़लान अपना कप उठाई इसके बराबर आकर बैठ गया लेकिन इसने देखा वो दिमागी तौर पर हाजिर नहीं थी। इसने इसके सामने चुटकी बजाई तो उसने अपनी ब्राउन आंखें अज़लान के डार्क ब्राउन आंखों से टकराई तो उसकी आंखों में लो देते जज्बों से मशाल ने नजरें चुरा ली जबकि अज़लान चाहकर भी एक पल के लिए अपनी निगाहें इस पर से नहीं हटा पा रहा था। गहरी खामोशी और इसकी निगाहों से घबरा कर इसने टाइम पूछा। अज़लान ने इसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा दिया। वो जो पूरे तरह से टीवी देख रही थी इसे सामने मौजूद वक़्त नज़र नहीं आ रहा था। इससे भी शायद एहसास हो गया था इसलिए दोबारा सवाल नहीं किया। रात के 10 बज रहे हैं, मुझे रीबा से बात करनी है। अज़लान ने नंबर डाल करके मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया जबकि वो मोबाइल थामे ऊपर कमरे में चली आई। हेलो मशाल, कैसी हो? इसकी आवाज़ सुनकर मशाल का दिल भर आया लेकिन कंट्रोल करते हुए बोली, ठीक हूँ, तुम कैसी हो? भैया कैसे हैं? ठीक हैं, प्लीज़ भैया से बात करवा दो। मिशी वो अभी सो रहे हैं। अच्छा चलो मैं सुबह को बात कर लूँगी। मिशी तुम ठीक हो ना? अज़लान बहुत अच्छा है, इसने हमारी बहुत मदद की है, वो ना होता तो हम कहाँ जाते। सही कह रही हो, मैंने भी इसलिए इससे शादी कर ली, नहीं तो मैं मर कर भी ऐसे शख्स से कभी शादी ना करती। इसे
کھانے کے لیے بلانے اندر آ رہے اذلان کے قدم اس کی بات پر وہیں رک گئے۔ لیکن کیوں مشی، وہ تو بہت ہینڈسم ہے، اتنے بڑے گھر کا بیٹا ہے، تمہارے بھیا کا بہت اچھا دوست ہے، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ان پڑھ جاہل گوار ہے، وہاں گاؤں میں بھی ہر وقت ہاتھ میں بندوق اٹھائے کسی کی جان کا دشمن بنا ہوتا تھا۔ مشی، وہ رکن پارلیمنٹ ہے، ہاں تو وہاں جانے کی ساری خصوصیات ہیں نا اس میں۔ تم اب زیادتی کر رہی ہو مشال۔ اریبہ کی اس کی وکالت سے تنگ آ کر اس نے فون ہی کاٹ دیا۔ جبکہ دروازے کے باہر کھڑے اذلان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے مٹھیاں بھینچ لی، وہ اسے ڈھونڈتی نیچے آئی جہاں وہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی مشال کی طرف نہیں دیکھا، بس ہاتھ کے اشارے سے اسے کھانے کے لیے بلایا۔ کھانے کو دیکھ کر مشال کی بھوک چمک اٹھی، وہ بیٹھی تو اس نے اس کے آگے رکھی پلیٹ میں بریانی ڈال دی۔ اس سے شاید بھوک زیادہ لگی تھی، تبھی وہ تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ اذلان اپنا کھانا ختم کر کے سینے پر ہاتھ باندھے اسے کھاتے دیکھنے لگا۔ جب اس کی پلیٹ میں چاول ختم ہونے لگے تو اذلان نے پوچھے بغیر مزید چاول ڈال دی۔ اب کی بار شاید شرمندگی سے اس نے ہاتھ کھینچ لیے۔ اس کی شرمندگی بھانتے ہوئے اذلان وہاں سے اٹھ گیا۔ کھانے کے بعد برتن دھو کر وہ لانچ میں آ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزارنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو ملا جلا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اذلان بیڈ پر نیندراز تھا، وہ بیڈ کے قریب کھڑی سوچنے لگی کہاں سوئے۔ تبھی اسے بیڈ کی دوسری طرف ایک تکیہ اور بلینکٹ نظر آئے تو وہ تکیہ لے کر بالکل کونے میں لیٹ گئی۔ اذلان کی آنکھ الارم کی آواز پر کھلی۔ گھڑی پر اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اٹھنے لگا، تبھی اس کی نظر اپنے سینے پر رکھے ہاتھ پر پڑی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے پہلو میں لیٹی مشال پر ایک نظر ڈالی۔ ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھے جبکہ دوسرا ہاتھ اذلان کے سینے پر موجود تھا۔ اذلان نے اس کے ہاتھ کو اپنی نرم گرفت میں لیا اور اس کی پشت پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کا لمس پا کر مشال ہلکا سا کسمسائی تو اذلان نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتے ہوئے اٹھ گیا۔ یہ اس کی زندگی کی خوبصورت صبح تھی۔ پچھلے 8 ماہ سے وہ روز رات کو یہی تو خواب دیکھتا آ رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئے تو وہ پاؤں لٹکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مشال نے بغیر شرٹ کے اذلان کو دیکھ کر نظریں چرا لی۔ اذلان نے اس پر ایک نظر ڈالی اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ نیوی بلو کلر کی شرٹ نکال کر پہنی اور ہاتھ میں ایک پنک کلر کا نفیس سا کام والا جوڑا لا کر مشال کے پاس رکھ دیا۔ وہ وہیں کھڑے شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ اس کی نظریں مشال کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ مشال کپڑے ہاتھ میں لے کر تیزی سے واش روم میں گھس گئی۔ وہ باہر نکلی تو وہ کوٹ پہنے ونڈو کے پاس کھڑا کسی سے فون پہ گفتگو میں مصروف تھا۔ مشال ڈریسنگ کے آگے کھڑی ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ لمبے گھنے بالوں نے اس کی پشت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اذلان بات کرتا ہوا غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر نظریں جما دی۔ مشال کی پشت اس کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کے ہاتھ سے برش گر گیا۔ اذلان مسکرا کر تھوڑا سا آگے کو جھکا اور اس کی کان کی لو پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی اس حرکت پر وہ شرم سے سرخ پڑ گئی اور خود میں سمٹ گئی۔ جبکہ اذلان نے سیدھا ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ میں آفس جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا، اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی مشال دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس شخص کے سامنے میری زبان کو تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو دگنی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ اس کی حرکت یاد کر کے وہ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ تم سے کچھ کہنے کو تھا، بھول گیا۔ ہائے کیا بات تھی، کیا بھول گیا؟ ہوگی سینکڑوں باتوں کی وفا ہنس کے جب تو نے کہا میں بھول گیا۔ وہ ابھی بھی آفس سے لوٹا تھا۔ اس کا آج آخری دن تھا آفس میں، کیونکہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کر چکی تھی اور اب نئے الیکشن ہونے تھے۔ وہ آنکھیں موندے صوفے کی پشت پہ سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس سے اپنے قریب آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ اس نے سر جھٹک کر دوبارہ سے سامنے نظر آتا نظارہ دیکھا جہاں لال سوٹ میں ملبوس دونوں ہاتھ میں بھر بھر کے چوڑیاں ڈالی گئی تھی، نفاست سے دوپٹہ سر پر ٹکائے۔ اس کی نظروں کے ارتقاء سے کنفیوز سی مشال نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ساتھ ہی کوٹ اپنی بازو پر ڈال کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اس کے اس طرح اگنور کرنے پر اسے اپنی تیاری پھیکی سی لگی۔ اذلان جانتا تھا وہ اس کے لیے ہی تیار ہوئی ہے، لیکن وہ بھی گزرے 1 سال کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے بھی اذلان کو بہت ستایا تھا۔ کئی دن میں وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن پھر اس کی توجہ اور محبت نے آہستہ آہستہ اس کے دل میں اذلان کی جگہ بنا لی تھی۔ سیب بھی اب بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے اذلان کا فلیٹ چھوڑ دیا تھا، لاہور میں ہی 1-2 کمروں کا گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ اس کی چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ آ گئی تھی، لیکن وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اذلان کو پارٹی کی طرف سے ٹکٹ آفر کیا گیا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بات کی خبر جب حویلی پہنچی تو حاکم علی خان اسی وقت پاشا کے ساتھ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اذلان کو قائل کر لیں گے۔ وہ اس کی سیاست میں ہونے سے بہت سے مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اب وہ پہلے والا اذلان نہیں رہا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ لوگوں کی خدمت جاری رکھے گا، لیکن اپنے طریقے سے۔
वो सुबह सवेरे उठ जाता था। मशाल की सुबह लेट होती थी, वो नमाज़ पढ़कर सो जाती थी। इस वक़्त भी वो लॉन में बैठा अखबार की गर्दानी कर रहा था। तभी गेट वाह हुआ और ब्लैक मर्सिडीज़ गैराज में आकर रुकी। गाड़ी को पहचानते ही वो इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। हाकिम अली खान ने बहुत ज़ोर से अजलान को गले लगाया। तुम तो हवेली का रास्ता ही भूल गए हो। वो खामोश ही रहा और मुलाजिम को नाश्ता लगाने के लिए कहा। आप इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? बस तुम्हारी याद खींच लाई है। वो तंजिया मुस्कुराया और सरस बात में हिलाया। दादाजी, मैं गांव गया था। गांव गए थे? गांव तो तुम पिछले 1 साल नहीं आए हो। इसने अपनी गहरी बुरी आंखें हाकिम अली के चेहरे पर गाड़ दी। दादाजी, मैं गया था और रास्ते में मुझे दीन मोहम्मद मिला था, जख्मी हालत में। आप जानते हैं ना दीन मोहम्मद को? हाकिम अली के चेहरे पर एक साया सा आकर लहरा गया। वो तुम्हें कहाँ मिला है? वो तो आपकी कैद में था। तो वो मुझे कैसे मिल गया? बस कुदरत के कानून से वो इस कैद से भाग निकला और मेरी गाड़ी से टकरा गया। और इससे देखकर मेरी आंखों में बचपन का एक धुंधला सा अक्स लहरा गया, जिसे इसकी बातों ने साफ कर दिया। क्या कसूर था मेरी माँ का? यही कि वो आपके बेटे की पसंद थी। आपको इसके बातन से पैदा होने वाला बेटा तो कबूल था, लेकिन वो नहीं। आप मेरी माँ के कातिल हैं। इसकी आंखों में एक दर्द था जिसका मदावा शायद ही मुमकिन था। आपने दाई को कितने पैसे दिए थे? हाकिम अली झुके सर से बैठे रहे। खाना खाकर जाइएगा, ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। जाते जाते वापस पलटा। आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, मैंने शादी कर ली है मशाल मंसूर से। मेरे मामू की बेटी दीन मोहम्मद की पोती से। तारीख फिर से दोहराई गई है, लेकिन इस बार आपके सामने सिकंदर हाकिम अली नहीं है, बल्कि अजलान सिकंदर चौधरी है। और मैं अपनी फैमिली की हिफाजत करना जानता हूँ। और हाँ, मैं आपके साथ ही रहा हूँ। आपके हर अगले कदम पर मेरी नज़र होगी। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे आपकी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं अपनी बीवी को नहीं बता सका कि मेरा इससे कोई और रिश्ता भी है। वो बस इतना ही जानती है कि मैंने इससे तरस खाकर शादी की है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं तो दावा कर रहा हूँ अपनों के किए गए मजालिम के। आपने ये गलती दोबारा कैसे करने की कोशिश की? दादाजी, आपने इस लड़की को भी मारना चाहा जो मेरी जिंदगी है। ये कहकर वो रुका नहीं और अंदर की तरफ बढ़ गया। जबकि विंडो में खड़ी ये सब सुनती मशाल ने अपना हाथ दिल पर रख लिया। वो तो शौक में थी ये सब जानकर। इससे वो रात याद आ रही थी जब वो गांव से लौटा था। घर चमक के साथ बारिश जारी थी। मशाल ने इसे स्टडी की तरफ जाते देखा तो उसके पीछे चल दी, क्योंकि वो तो कह कर गया था कि वो 2-3 दिन वापस नहीं लौटेगा। जब वो स्टडी में दाखिल हुई, वहां मौजूद हर चीज़ तहस नहस हो चुकी थी। जब वो अंदर दाखिल हुई तो एक भारी फाइल उड़ती हुई मशाल के सर पर आ लगी। मशाल के मुंह से एक बुलंद चीख बरामद हुई तो जलान ने इसकी सिमत देखा और अपनी लाल आंखों से इसकी तरफ देखने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। इससे से डर कर अपने कमरे में आ गई। और अगले दिन नाश्ते पर वो नॉर्मल था। नाश्ते के बाद इसका हाथ पकड़ के इसे कमरे में ले आया और सर पर मौजूद हल्के से जख्म को गौर से देखने लगा और बैंडेज करके करके बगैर कुछ के ऑफिस के लिए निकल गया था। हाकिम अली बगैर कुछ के वापस लौट गए अपने कमरे से। तकते अजलान के दिल को कुछ हुआ। जो भी हो, लेकिन वो इसके दादाजी थे। उन्होंने बहुत लाड से पाला था। जिस वक्त वो गाड़ी में बैठने लगे, इस वक्त दौड़ती हुई मशाल इनके पास पहुंची। दादाजी, खाना खाकर जाइएगा। हाकिम अली ने मुड़कर इसकी तरफ देखकर अपना हाथ इसके सर पर रख दिया। सदा सुहागा रहो पुत्र। इनकी आवाज़ में आंसू की नमी थी। मैं अजलान से मिलने आया था, वापस आऊँगा तुम्हारी बीजान को लेकर। और गाड़ी में बैठ गए। मशाल की ज़िंदगी में अजलान चौधरी बहुत ऊंचा मुकाम पर बैठा था, जिसे शादी के आगाज़ में बहुत मायूसियों में घिरी थी। वो नहीं जानती थी कि ये इसके रब का फैसला है। वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। आज मुसलसल तीसरा दिन था। वो खाने पर इसका इंतज़ार कर रही थी, जबकि वो था कि घर ही नहीं आ रहा था। रात गए से कहीं घर लौटा और फिर सुबह सवेरे निकल जाता। आज भी मशाल मायूस होकर खाना समेट कर कमरे में आ गई। वो नमाज पढ़कर सोने के लिए लेटी तो ना जाने कि उसकी आंखों से आंसू का एक रेला सा निकला। जब तक वो इसके करीब आना चाहता था वो इससे दूर भागती रही, और अब जबकि वो इसके पास आना चाहती थी वो इससे भाग रहा था। सुबह मिशाल की आंख खुली तो इससे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। इसने देखा तो वो अजलान चौधरी की बाहों की मजबूत गिरफ्त में थी। वो तेजी से पीछे हुई, थोड़ी देर अपनी सांस बहाल की और फिर उठने से पहले वो अजलान की तरफ झुकी और अपने लब इसकी पेशानी पर रख दिए। वो पीछे हुई तो अजलान आंखें खोले से देख रहा था। मशाल शर्मिंदा हो गई और तेजी से बेड से नीचे उतरना चाहा, लेकिन इससे पहले ही इसका बाजू जनान की गिरफ्त में था। मैडम, ऐसे चोर छुपे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम पर हमसे ज़्यादा आपका हक है। इसकी बात पर वह सरशारी सी खिलखिलाकर हंस दी, जबकि अजलान चौधरी इसकी हंसी में कहीं खो सा गया। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था नावल, लेकिन मुझे पढ़ते हुए थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा नावल लगा। थोड़ी सी इन दोनों के मज़ीद सीन होते तो मज़ीद नावल अच्छा हो जाता।
तो आप भी बताइएगा कि आपको मुकम्मल लगा या इसमें भी आपको कोई थोड़ा सा अधूरा सापन फील हुआ। इंशाल्लाह कि नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक की दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।